बहू, आज से तुम्हारी रसोई अलग। वीणा जी ने अपने पति महेश जी को आवाज़ लगाते हुए कहा। अजी सुनते हो, आज हमारा बेटा मानव सुबह का नाश्ता किए बिना ही चला गया। आप जल्दी से जाइए ना, उसके लिए कुछ पकोड़े बना दिए हैं। महेश जी भी तैयार थे, इसलिए टिफ़िन लेकर चले गए। माला आज जल्दी में थी, इसलिए उसने वीणा जी की बहू काव्या से कहा, भाभी आज खाने में क्या बनाऊं? घर की सफाई पूरी हो गई है, आप जो बोलिए मैं खाने में चढ़ा देती हूँ। आज मुझे घर जल्दी जाना है। माला ने घर की बहू काव्या से पूछा और फ्रिज खोलकर सब्जी निकालने लगी। माला, ऐसा कर, आज दाल चावल और आलू की सब्ज़ी बना ले, साथ में पनीर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना लेना। ठीक है भाभी। भाभी खिचड़ी भी बना डाल दूँ? कल डॉक्टर ने बाबूजी के लिए खिचड़ी खाने के लिए कहा था ना, और अम्मा ने कहा था बाबूजी के लिए जाते जाते खिचड़ी बनाती जाऊं। माला ने पूछा तो काव्या ने बड़े अनमने ढंग से कहा, अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। कल रात की खिचड़ी आज फेंकनी पड़ी, और बाबूजी बिल्कुल ठीक है, वो दाल चावल खा लेंगे। बेकार में सामान का क्यों नुकसान करना। कहते हुए काव्या चली गई घर के ऊपरी मंजिल पर। घर 2 मंजिलों का था। घर के नीचे के हिस्से में रसोई और बैठक था, और घर के मालिक महेश जी और वीणा जी रहते थे। उनके बेटे बहू और पोते का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। घर महेश जी ने बनवाया था। साड़ियों के व्यापारी महेश जी के घर पैसों की कोई कमी नहीं थी। महेश जी ने व्यापार को बहुत ऊंचाई दी। अब बेटे के साथ ने उन्हें शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में शामिल कर दिया। दोपहर के समय पति और बेटे के आने का समय हुआ। वीणा जी रसोई में गई, ये देखने के लिए कि क्या क्या तैयार हुआ है। माला, क्या क्या बनाया? अम्मा, दाल चावल, आलू की सूखी सब्जी और पनीर की ग्रेवी वाली, बस सब तैयार है। खीरे का रायता बना रही हूँ, और बाबूजी के लिए मूंग वाली खिचड़ी, वो तैयार है ना? सब आते ही होंगे। उनका सवाल सुन माला चुप हो गई। वह अम्मा भाभी मना कर दिया। उन्होंने कहा जो खाना बन रहा है वही बाबूजी खा लेंगे। कहते हुए माला सर झुकाकर खड़ी हो गई। ऐसा कर तो खिचड़ी चढ़ा दे, बाबूजी खिचड़ी खाएंगे। कहते हुए वीणा जी बाहर चली गई। वीणा जी गुस्से में बिखर पड़ी। हॉल में आई और काव्या को आवाज़ लगाई, हाँ माँ, क्या हुआ? अभी तो बाबूजी और मानव भी नहीं आए हैं, फिर आपने क्यों बुलाया? माला को तुमने खिचड़ी बनाने से मना किया काव्या? 2 टूक का सवाल सुन काव्या घबरा गई। हाँ माँ, कहते हुए पसीने छूट गए। वीणा जी ज़्यादा नहीं बोलती थी और ना ही सांस बनकर टोका टोकी करती थी, लेकिन काव्या जानती थी कि इस घर में उनका रुतबा सबसे बड़ा था। इसलिए बार बार वह कोशिश करती उनके आभा मंडल को तोड़ने की, उनके सत्ता के चुनौती को चुनौती देने की, लेकिन हर बार असफल हो जाती। आज फिर वही काम किया था उसने। वह चाहती थी कि घर पर उसका राज चले। वो माँ, मैंने सोचा अब बाबूजी की तबीयत ठीक है, इसलिए काव्या मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं रोकती टोकती, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूँ, अभी भी ये गृहस्थी मेरी है और वो रसोई भी। मैं हमेशा तुम लोगों को छूट देती हूँ, तुम लोग अपनी ज़िंदगी जैसे मन हो वैसे जियो, लेकिन ये हक कभी नहीं दिया कि तुम हम दोनों पति पत्नी के जीवन का रहन सहन का फैसला लो। ये घर और गृहस्थी मेरी हैं, और जो जमी जमाई रसोई तुम देख रही हो ना, उसको जमाने में मेरी ज़िंदगी के 40 साल लगे हैं। ऊपर के मंजिल पर एक रसोई घर है, आज से तुम अपनी रसोई वहीं जमा लो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और उस रसोई की मालकिन बनकर खुद के लिए फैसला लेना। लगातार गुस्से में बोलते हुए वीणा जी कांपने लगी। तभी महेश जी बेटे के साथ आ गए। भाई क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? खाना तैयार हो गया हो तो डाइनिंग टेबल पर लगाओ, हम आते हैं। और सुनो, खिचड़ी के साथ थोड़ी चटनी भी बनवा लेना, इतना खाने की इजाज़त तो है ना? हाँ बैठिए ना, बस सब तैयार है। कहते हुए वीणा जी रसोई में गई और जल्दी से मिर्च और लहसुन की चटनी बनाने लगी। सभी ने खाना ख़त्म किया। कुछ देर बाद महेश जी बेटे मानव के साथ दुकान चले गए। वीणा जी ने काव्या को बुलाया
और बोली, काव्या क्या सोचा है? आज शाम तक अपनी रसोई जमा लेना लोगी ना? महेश जी और मानव के सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जैसा तुम चाहो वैसा करो। काव्या डरी हुई थी। अब तो उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी छोटी सी दृष्टता ऐसे गले पड़ जाएगी और सासू माँ इतनी कठोर बन जाएगी। वह जानती थी मानव माँ के लिए कोई तकलीफ या उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वह तुरंत सासू माँ के कदमों में गिर गई। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आपका बड़ापन है कि आपने मानव और बाबूजी के सामने कुछ नहीं कहा। कहते हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वीणा जी ने बहू के हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और बोल पड़ी, बहू, मैं भी चाहती हूँ तुम इस घर की जिम्मेदारियों को संभालो। तुम जब ब्याह करके आई तब से मैंने कभी अपने विचार तुम्हारे ऊपर नहीं थोपे। जिम्मेदारियाँ को निभाओ, लेकिन सभी की भावनाओं का ख्याल रखकर किसी का मन ना दुखाओ। माला जब भी पूछती खाने ने क्या बनेगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजती हूँ। मैं चाहती तो खुद ही बता देती, लेकिन बेटा, किसी की गृहस्थी को बनाने में वर्षों लग जाते हैं। पति पत्नी मेहनत करके अपने अनगिनत सपने जिन्हें वे गृहस्थी के लिए उन्हें झोंक देते हैं। कृपया धैर्य और जाने क्या क्या उस गृहस्थी में सभी की भावना को ख्याल होना चाहिए। बड़ा या छोटा सभी को यथोचित समान मिलना चाहिए, तब एक गृहस्थी सुंदर बनती हैं। कहते हुए वीणा जी की आंखों से निर्जर पानी बहने लगा। काव्या ने उनके आंसू अपने हाथों से पोंछे और कहा, माँ, मैं समझ गई। गृहस्थी को किसी से लेना या मांगना नहीं होता। वह एक भाव है जिसे जीना होता है, जिसे समझना होता है। एक एक तिनका जोड़कर गृहस्थी बनती है। मैं तो आज एक जिम्मेदारियाँ और अधिकार को आपसे छीनना चाहती थी, पर अब नहीं। मैं एक एक करके अपनी गृहस्थी की ईंट रखूंगी, आपकी तरह। कहते हुए उनके गले लग गई। वीणा जी ने उसे भी अपने सीने से लगा लिया। वह समझ रही थी, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ गया तो उसे भूला नहीं कहते, इसलिए एक माफ़ी तो बनती है। वीणा जी जानती थी, अगर बहू को हमेशा टोका टोकी करे या अपनी मर्जी जब नहीं तब उस पर थोपे, वह विद्रोह करने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगी। इसलिए वह चाहती थी कि प्यार की बारिश से परिवार रूपी बगिया को सींचा जा सकता है, तभी सुंदर और सुगंधित फूल खिल सकते हैं, वरना उस बगिया को उजड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सास से अगर पूरी आज़ादी दे रखी है तो बहू का भी यही फर्ज होता है कि वह अपनी मर्यादा में रहे, वरना किसी भी सहनशील और शुगर अपना रूप दिखाने में भी समय नहीं लगेगा। और सास का भी फर्ज बनता है कि वह अपने सारे अधिकार और मर्जी मर्यादा में रहकर ही सामने वाले पर चलाए। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय हैं? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।